कल्याण कौवा सभी पक्षियों से जाकर कहता है कि वो बादल से कहकर आ गया है कि इस बार हल्की बारिश होगी। कुछ देर के बाद सारे पक्षी यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं और बारिश से बचने के लिए कोई जगह तलाश कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ कल्याण कौवा और पिंकी कौवी बड़े ही आराम से अपने मजबूत से घर में बैठे होते हैं। कल्याण जी, मैं जानती हूँ कि आपने बादल भाई को जाकर कहा है कि वो हमारे जंगल में तेज बारिश करें, तभी तो आज सारे पक्षियों के घर बिल्कुल टूट गए हैं और वो पक्षी बेघर हैं। आपने इन पक्षियों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आपके प्रको ने तो गलती की थी जिस कारण उन्हें जंगल से निकाल दिया गया था, परंतु इन पक्षियों ने तो कोई भी गलती नहीं की है, तो फिर इनको इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मुझे अपने परिवार के अलावा किसी दूसरे की कोई परवाह नहीं है। इन पक्षियों को उनके किए की सजा मिली है। चंपा चिड़िया बारिश में इधर उधर भटक रही होती है कि चंपा चिड़िया को सामने एक छतरी दिखती है। ये तो एक छतरी है, मैं इसे ले जाकर एक पेड़ पर लगा देती हूँ, फिर जब तक बारिश नहीं रुकेगी हम सब पक्षी इस छतरी के नीचे बैठे रहेंगे। बस फिर चंपा चिड़िया उस छतरी को लाकर एक पेड़ पर लगा देती और सारे पक्षी आराम से उस छतरी के नीचे बैठ जाते। शुक्र है कि तुम्हें छतरी मिल गई, वरना हम सब पक्षी बारिश में ही भीगते रहते और हम सब पक्षी बीमार हो जाते। परंतु कल्याण कौवा यह देखकर बहुत ही ज्यादा जलता है। चंपा चिड़िया, अब देखो मैं कैसे फिर से तुम सब पक्षियों को बेघर करता हूँ। जंगल में रात भी हो जाती है, सभी पक्षी आराम से छतरी के नीचे सो जाते हैं कि तभी कल्याण कौवा वहाँ पर आता है और वो छतरी को अपने पंजों में पकड़कर वहाँ से ले जाता है और पहाड़ों की तरफ जाकर उस छतरी को फेंक देता है। बारिश में भीगने की वजह से सभी पक्षियों की आँख खुल जाती है और वे सब पक्षी उठ जाते हैं। दोस्तों, ये क्या हो गया? हमारा छाता कहाँ चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा छाता कहीं हवा में उड़ गया हो? नहीं भाई कबूतर, हमारा छाता हवा में नहीं उड़ा होगा, क्योंकि मैंने और चंपा चिड़िया ने तो छाते को पेड़ से बांध दिया था। मुझे तो लगता है कि किसी पक्षी ने हमारा छाता कहीं ले जाकर फेंक दिया है। तो भाई ऐसा कौन करेगा, सब पक्षी तो बेघर हो चुके हैं। चंपा चिड़िया, मुझे तो ऐसा लगता है कि यह सब कल्याण कौवे ने किया है, क्योंकि कल्याण कौवे के पास तो उसका घर है ना। अरे कबूतर भाई, हम किसी पर बिना देखे इल्जाम नहीं लगा सकते, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। चंपा चिड़िया कुछ देर सोचती है। चंपा चिड़िया के दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय आता है। पक्षियों, मेरे पास एक बढ़िया सा उपाय है जिससे पता चल जाएगा कि हमारा छाता कल्याण कौवे ने देखा है या किसी और पक्षी ने। चलो मेरे साथ, हम कल्याण कौवे के घर चलते हैं। फिर चंपा चिड़िया सभी पक्षियों को लेकर कल्याण कौवे के घर पर चली जाती है। और चंपा चिड़िया, तुम सब पक्षियों को लेकर मेरे घर में क्यों आई हो? तुम सब पक्षी तो मेरा घर गीला कर दोगे। चलो भाई, बाहर निकलो मेरे घर से। कल्याण कौवे, एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। मुझे एक छतरी मिली थी, हमने उसे पेड़ पर लगा दिया था, फिर हम सब पक्षी उस छतरी के नीचे सो गए थे। फिर ना जाने वो छतरी कहीं हवा में उड़ गई या फिर किसी पक्षी ने चोरी कर ली। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और चंपा चिड़िया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तुम्हारी छतरी नहीं चुराई। कल्याण कौवे, मैंने तुमसे कब कहा कि वो छतरी तुमने चोरी की है? मैं तो ये बताने के लिए आई हूँ कि वो छतरी एक चील की थी और उस चील को पता चल गया है कि वो छतरी हम में से किसी के पास है। वो चील कह रही थी कि अगर वो छतरी हमने वापस नहीं की तो वो हम सब पक्षियों को खा जाएगी। हाँ कल्याण कौवे, और वो चील ये भी कह रही थी कि वो छतरी तुमने चोरी की है। लेकिन चंपा चिड़िया, वो चील की छतरी तो तुम्हें मिली थी, तुम मुझे बीच में क्यों ला रहे हो? कल्याण कौवे, वो छतरी मिली तो मुझे थी, लेकिन वो छतरी न जाने कहाँ चली गई। अगर वो छतरी हमने उस चील को ना लौटाई तो वो चील हम सब पक्षियों को मारकर खा जाएगी। कल्याण कौवा तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो चंपा चिड़िया से कहता है, चंपा चिड़िया, जब तुम सब पक्षी सो रहे थे तो मैं तुम सब पक्षियों के पास आया था और वो छतरी मैंने अपने पंजों से पकड़कर जंगल से बाहर फेंक दी थी। जल्दी चलो, हम उस छतरी को वहाँ से उठाकर चील को उलटा देते हैं, वरना वो चील तो हम सब पक्षियों को मार डालेगी। कल्याण कौवे की पोल सभी पक्षियों के सामने खुल गई थी। अब सब पक्षी तो बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ गए थे। कल्याण कौवे, तुमने हमारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। तुमने हमसे कहा था कि तुम बादल भैया को जाकर कहोगे इस बार हमारे जंगल में हल्की बारिश करेंगे, और देखो ये बादल भैया हमारे जंगल में कितनी तेज बारिश कर रहे हैं। मुझे तो लगता है तुमने बादल भैया को जाकर कहा होगा कि हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास तो अपना इतना मजबूत घर जो है। चंपा चिड़िया, मैं तो कहता हूँ हम कल्याण कौवे के परिवार को अभी के अभी उसके ही घर से बाहर निकाल देते हैं। तो तुमने एकदम ठीक कहा। चंपा चिड़िया, चलो हम कल्याण कौवे के परिवार को उसके घर से बाहर निकाल देते हैं। चंपा चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ मैंने बादल भैया को जाकर कहा था इस बार हमारे जंगल में पूरे एक हफ्ते तक बारिश करे। चंपा चिड़िया, तुम्हारे परकों ने हमारे परकों को जंगल से निकाल दिया था, बाद में ऐसी बात का बदला तुम सब पक्षियों से ले रहा था। लेकिन कल्याण कौवे,
तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे परकों को हमारे परकों ने इसलिए जंगल से निकाला था क्योंकि वो चीलों को लेकर आ गए थे। इसी कारण हमारे परकों ने तुम्हारे परकों को जंगल से निकाला था। चंपड़िया, मैं जान गया हूँ कि सारी गलती हमारे परकों की थी और मैं बस अपना बदला लेना चाहता था। चंपड़िया, मुझे एक मौका और दे दो। मैं भी बादल भैया के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि वे हमारे जंगल में बारिश ना करें। हाँ चंपा चिड़िया, कल्याण जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम हमें हमारे घर से मत निकाल लो वरना हम कहाँ जाएंगे। फिर कौआ फौरन बादल के पास चला जाता है। अगले दिन बारिश भी रुक जाती है, परंतु पक्षियों के घर तो टूट गए थे और उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं। कल्याण कौवे, तुम्हें अभी तुम्हारी गलती की सजा नहीं मिली है और तुम्हारी सजा यही है कि तुम सब पक्षियों को नए घर बना कर दोगे। बस फिर क्या था, कालू कौआ एक एक करके सभी पक्षियों को नए नए घर बनाकर दे रहा था। इस तरह कल्याण कौवे को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। एक कालू कौवे का घर है। इस घर में कालू कौआ अपनी पत्नी चंपा और दो बच्चों राधा और रमन के साथ रहते हैं। चंपा चिड़िया और कालू कौआ दोनों अनपढ़ हैं, पर वो दोनों चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े इंसान बने। आज टीचर से मिलने गई थी। टीचर बोलती है राधा गणित में बहुत ही कमजोर है, उसे गणित पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। माँ, टीचर तो कुछ भी बोलती है। गणित कितना मुश्किल होता है। जैसे वो सिखाती हैं वैसे ही मैं पेपर में लिख कर आती हूँ, फिर भी टीचर गलती कर देती हैं। ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें गणित आता है और टीचर को नहीं आता। हाँ, टीचर को भी नहीं आता और आपको भी नहीं। आप भी तो अनपढ़ हो ना, तो भला मैं गणित कहाँ से सीखूंगी। राधा की बात सुनकर चंपा का चेहरा उतर गया। राधा, ऐसे कोई अपनी माँ से बात करता है क्या? अभी माफी मांगो अपनी माँ से। माँ, माफ कर दो। ठीक है। चंपा ने ठीक है तो बोल दिया, पर वो अनपढ़ है, ये बात उसे हमेशा सताती रहती है। चंपा उदास थी। क्या बात है चंपा, तुम राधा की बात सोचकर परेशान हो क्या? राधा की बात से नहीं, पर अपने अनपढ़ होने से परेशान हूँ। काश मुझे भी मौका मिलता पढ़ाई करने का, तो आज मैं भी पढ़ लिख पाती थी और अपने बच्चों को भी अच्छे से पढ़ा पाती। अब इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है चंपा। हम दोनों को तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। परिवार की जिम्मेदारी जो थी हम पर, और कम से कम हम अपने दोनों बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं। वो दोनों पढ़ लिख कर हमारा सपना जरूर पूरा करेंगे। हाँ, हम उन्हें खूब पढ़ाएंगे। देखो, अब ज्यादा मत सोचो, सो जाओ। कल खेतों में बहुत काम है, तुम्हें मेरी मदद भी करनी है। जी ठीक है। चंपा यूं ही सोचती सोचती सो गई। अगली सुबह चंपा ने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया और खुद खेतों में जाने के लिए तैयार हो गई। चंपा ने बच्चों को स्कूल छोड़ा, तभी उसका ध्यान स्कूल के बगल वाली बिल्डिंग पर गया। वहाँ कई लोग किताबें लेकर अंदर जा रहे थे। चंपा सोच में थी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। ये आप कहाँ जा रही हैं? स्कूल में? आप टीचर हैं? नहीं नहीं, मैं तो एक छात्र हूँ। इस बिल्डिंग में प्रौढ़ शिक्षा दी जाती है। मतलब ये कि हम जैसे बड़े लोग जो बचपन में स्कूल जाकर पढ़ नहीं पाए, यहाँ इस बिल्डिंग में पढ़ाया जाता है। एक सरकारी योजना है, बिल्कुल मुफ्त। मतलब बड़े लोगों का स्कूल? हाँ। चंपा हैरान थी। वो समझती थी सिर्फ बच्चों के लिए ही स्कूल होता है। वो स्कूल के अंदर गई और वहाँ उसने टीचर से बात कर ली। फिर चंपा अपने खेत गई। अब मैं स्कूल जाऊंगी और पढ़ूंगी। अरे इस उम्र में स्कूल जाओगी? बौरा गई हो क्या? बच्चों का नहीं, बड़ों का स्कूल है। बड़ों का स्कूल? चंपा ने कालू को प्रौढ़ शिक्षा स्कूल के बारे में बताया। पढ़ाएंगे, वो भी मुफ्त में। हाँ, बस रोज सुबह 2 घंटे की स्कूल है। भाई वाह, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। तुम कल ही तो पढ़ाई करने के मौके की बात कर रही थी और आज तुम्हें मौका मिल गया। क्या बात है। पर आप इतनी जल्दी बात राधा और रमन को मत बताइएगा, मैं उन दोनों को बाद में बताऊंगी। ठीक है। चंपा खुश थी, वो पढ़ने वाली थी। पूरा दिन खत्म हुआ और चंपा खुशी खुशी सो गई। अगली सुबह चंपा जल्दी उठी। उसने सुबह ही सारा खाना बना लिया, बच्चों को भी टिफिन दे दिया और पति को भी। बच्चों को स्कूल छोड़कर चंपा अपने स्कूल गई। यहाँ टीचर ने चंपा को पढ़ाना शुरू किया। चंपा नई थी, इसलिए टीचर चंपा को शुरुआत से सिखा रही थी। टीचर ने चंपा को आ और आ लिखना सिखाया। चंपा उत्साह के साथ लिखना सीखने लगी। आज टीचर ने मुझे आ और आ लिखना सिखाया है, बहुत आसान है। अरे बहुत बढ़िया, तू जल्दी पढ़ना लिखना सीख जाएगी। हाँ। फिर ये सिलसिला चलता रहा। चंपा रोज बच्चों को स्कूल छोड़कर खुद के स्कूल जाती और फिर खेत जाती। ऐसे ही कई महीने बीत गए। अब चंपा को लिखना पढ़ना आता था और वो गणित भी सीख रही थी। एक दिन शाम को राधा पढ़ाई कर रही थी। माँ, ये पिकनिक का फॉर्म है। टीचर ने कहा था कि इस पर अपने माँ या पापा के हस्ताक्षर ले आओ। आपको तो हस्ताक्षर करना आता नहीं है, आप अंगूठा ही लगा दीजिए। इस वक्त घर में सभी लोग मौजूद थे। चंपा राधा के पास गई। ये लो माँ स्याही, इसमें अंगूठा डालो। चंपा ने पास पड़ी पेन उठा ली और उसने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। ये देखकर राधा की आंखें फटी की फटी रह गई। माँ, तुम्हें हस्ताक्षर करना कैसे आया?
तुम तो अनपढ़ हो ना माँ? अनपढ़ हूँ नहीं थी, अब मैं भी स्कूल जाती हूँ पढ़ने और मुझे भी लिखना पढ़ना आता है और गणित भी आता है। राधा राधा और रमन दोनों हैरान थे, पर कालू और चंपा बहुत खुश थे। चंपा को पढ़ना था और उसका ये सपना पूरा हो गया। अब कोई उसे अनपढ़ नहीं कह सकता था। सही कहते हैं लोग कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। अगर इंसान कोशिश करे तो वो किसी भी उम्र में पढ़ सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।